Hello everyone, I am Pallavi Devidas Chinsakhede. I have cleared UPSC CSE 2021. I am allocated to Indian Post and Telecommunication Accounts and Finance Service, and I am currently undergoing my training at NICA Bitoni. So before going into my UPSC strategy, I would like to tell a bit about myself. I am basically from Amravati district of Maharashtra. I have done my schooling and BTech from Amravati itself. After that, I am placed in Wipro and I worked there for almost 3 years. Coming to my family background, my father is a painter and my mother is a ladies tailor. And my job in the Wipro was first ever formal job in my family. I am highlighting this point here because I want to give a bit of confidence to the students who are coming from the marginalized background that it doesn't matter whatever background you come from. If you are focused, determined enough, anyone can clear this exam. So this is a bit about me. Now I would like to share my UPSC journey. So I have cleared UPSC in my 4th attempt. पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था एंड 3rd एंड 4th अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था. तो पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ बिकॉज आई वॉजंट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द अटेम्प्ट. सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सोच रखा था कि 2 अटेम्प्ट में मेरा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, बट आई फेल्ड द प्रीलिम्स बाय 1.3 मार्क्स. तो फेल तो मैंने किया था, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट हियर इज टू आइडेंटिफाई व्हाई आई फेल्ड. तो मैंने प्रीलिम्स में सिली मिस्टेक्स किया था. आई मार्क्ड 4 क्वेश्चंस रॉन्ग इन द क्वेश्चन पेपर बिकॉज जब प्रीलिम्स का दिन था तो उस दिन मैं बस 2 घंटे सो के एग्ज़ाम देने गई थी. बिकॉज मेरा स्टडी शेड्यूल मैंने ऐसे बना लिया था कि मैं 4-5 AM तक पढ़ते रहती थी एंड देन 11-12 बजे उठती थी. तो आई कुडंट करेक्ट दैट बिफोर प्रीलिम्स, सो इट कॉस्टेड मी अ ईयर. सो 2 बार प्रीलिम्स में तो फेल कर लिया था. उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी चाहे कुछ भी हो जाए 3rd अटेम्प्ट में तो क्लियर करना ही है. एंड इस बार आई डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 मार्क्स से नहीं हो रहा है या फिर 2 मार्क्स से नहीं हो रहा है. तो मैं तो प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करूँगी. सो जब मैंने 3rd अटेम्प्ट का प्रिपरेशन शुरू किया तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल गिव माई 200%. इतना पढ़ाई करना है कि उसके बाद कभी कुछ रिग्रेट नहीं रहे कि ये नहीं किया या वो नहीं किया. सो आई वांटेड टू गिव इट माई बेस्ट शॉट. सो मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया, प्रीलिम्स स्टार्ट किया. प्रीलिम्स के बाद जब मैंने ऐसे कोचिंग की के बेसिस पे जब मैंने आंसर की चेक किया तो आई वॉज गेटिंग 110+. सो मुझे इतना तो श्योरिटी आ गई थी कि मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा. सो बिफोर वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर मेंस. सो मेरा मेंस भी क्लियर हुआ एंड इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, बट आई फेल्ड इन द फाइनल लिस्ट. वाई आई फेल्ड? बिकॉज ऑप्शनल का मेरा स्कोर था 211, दैट इज़ वेरी लेस. एंड सेकेंड वन, in interview I scored 143 only. So when the result came out and I couldn't see my name in the list, it was very low moment for me because मैंने सोचा था कि इस बार तो हो ही जाएगा क्योंकि इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था, मेंस में स्कोर, टेस्ट सीरीज में स्कोर्स अच्छा आ रहा था, इंटरव्यू जो मॉक इंटरव्यू में दे रहे थे उसमें भी स्कोर्स अच्छा आ रहा था, एंड आई वॉज गेटिंग कॉमेंट्स ऑल्सो कि इस बार तो हो ही जाएगा. बट जब नहीं हुआ तो इट वॉज वेरी हार्ड ब्रेकिंग फॉर मी. बट नेक्स्ट प्रीलिम्स जो था वो जस्ट 10-15 दिन की दूरी पे था. सो आई पुल्ड माई सेल्फ अप एंड स्टार्टेड स्टडिंग. तो प्रीलिम्स हो गया, उसके बाद मेंस भी हो गया एंड अगेन आई अपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू. what was my strategies? See, failing is okay, but you need to identify why you failed. So जब मेरा 3rd attempt मैंने क्लियर नहीं किया था, so I tried to identify the factors why I failed. So first I identified कि मुझे ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस करनी है, एंड दूसरा था कि 143 जो इंटरव्यू का स्कोर था आई कैन स्ट्रेच इट कि 200 से ज़्यादा भी आ सकता है. सो जब मेरा 4th अटेम्प्ट में इंटरव्यू था तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू आइडेंटिफाई कि 143 क्यों मिला. सो उसके लिए आई ट्राइड अ लॉट. मैंने बहुत सारे मेंटर्स से बात किया, बट इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि 143 क्यों. देन वन ऑफ माई फ्रेंड सजेस्टेड मी टू जॉइन द करियर क्वेस्ट. द रीज़न वाई आई गॉट 143 ये मुझे करियर क्वेस्ट में आने के बाद पता चला. सर ने मुझे कुछ पॉइंट्स बताए कि दीज पॉइंट्स आर एक्टिंग एज अ रोड ब्लॉक इन माई फाइनल सिलेक्शन. तो मैंने उन पे काम करना शुरू कर दिया. बिकॉज इंटरव्यू इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग योर थॉट्स एंड कम्युनिकेटिंग योर ओपिनियन. क्योंकि मेंस में तो हम लोग पॉजिटिव, नेगेटिव एंड वे फॉरवर्ड करके लिख देते हैं, बट इंटरव्यू यू हैव टू फ्रेम योर ओपिनियन ऑन एवरीथिंग इन अ बैलेंस्ड वे. सो प्रेजेंटिंग दैट इट्स अ आर्ट. सो वो कैसे करना है वो मैंने करियर क्वेस्ट में आके सीखा.
एंड सेकेंड थिंग इज वेन एवर आई यूज टू गेट एनी डाउट कि कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक है जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें मैं ओपिनियन फ्रेम नहीं कर पा रही हूँ, सो आई यूज टू कॉल और मैसेज सर एंड मुझे फिर उस पर पर्सनलाइज फीडबैक मिल जाता था। यूपीएससी का इंटरव्यू के प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे मॉक इंटरव्यू फ्री में इजीली मिल जाते हैं। इवन सम कोचिंग क्लासेस पे यू कि आप यहाँ पे आके मॉक इंटरव्यू दे जाइए, दे विल पे यू मनी, बट वही है कि आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिलना चाहिए एंड दैट इज राइट एंड डायरेक्टेड अकॉर्डिंग टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन डिमांड। तो वो चीज़ मुझे करियर क्वेस्ट में आके मिली। दूसरा चीज़ ये होता है इन इंटरव्यू वेरी लिटिल थिंग्स हैव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट, कि जैसे कोई भी आंसर आप दे रहे हो तो डो नॉट स्टार्ट इट विथ नो। ये बहुत बेसिक चीज़ है बट इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, हाउ टू फ्रेम योर आंसर्स, हाउ टू प्रेजेंट इट इन अ ऑर्डरली मैनर एंड हाउ टू हैव अ बैलेंस्ड ओपिनियन ऑन एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ें मैंने करियर क्वेस्ट से सीखी। तो माई इंटरव्यू स्ट्रैटेजी कि मेरा स्कोर जो 143 से 184 तक जाने का जो जर्नी रहा है उसमें ये था कि दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ कॉन्फिडेंस एंड सेकंड इज कामनेस। इंटरव्यू का जो 30 मिनट्स का जो स्ट्रेसफुल सिनेरियो होता है यूपीएससी भवन में, यू हैव टू बी वेरी काम एंड कॉन्फिडेंट एज वेल एज यू हैव टू बी मेंटली अलर्ट। मेरा जो इंटरव्यू था, मुझे सत्यवती मैम का बोर्ड आया था एंड फर्स्ट क्वेश्चन सी आस्क्ड मी अबाउट माय ग्रेजुएशन, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड आई स्टार्टेड इट विथ अ नो. So I would like to highlight that even if you don't know the answer, you say no for the answer 10 times. Even then, you should be able to be confident and calm because you have cleared the mains. It means knowledge-wise, you are competent enough to be present there. So just be proud of yourself. But at the same time, you have to be confident कि everyone cannot know everything. So आपको वो चीज़ में अगर आप नहीं भी आ रहे हैं तो आपको खुद को क्वेश्चन नहीं करना है कि वाई यू आर नॉट नोइंग इट. यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू हैव अ प्लीजेंट स्माइल ऑन योर फेस एंड ट्राई टू बी पोलाइट, humble and be honest to yourself. So that was my interview strategy. That was all about my interview. Now I'll come back to prelims and mains. सो बिफोर स्टार्टिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन, ये जो प्रीलिम्स एंड मेंस का जो डाइवर्जन करते हैं ये नहीं करना है, बिकॉज ये दोनों का कंसाइज स्टडी होगा, बिकॉज सिलेबस तो सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी है, देयर इज ऑप्शनल, देयर आर फ्यू एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स. सो बिफोर स्टार्टिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गो थ्रू द सिलेबस. यूपीएससी का मेंस का जो सिलेबस दिया हुआ है दैट इज कंसाइज, तो आप पहले उसको 4-5 बार पढ़ लीजिए, आप दीवार पे पेस्ट कर लीजिए एंड जस्ट मग इट अप, कि आपको उसका जो भी वर्ड्स है वो पता होना चाहिए. व्हाई आई एम हाईलाइटिंग दिस पॉइंट इज बिकॉज यूपीएससी का जो सोर्स मटेरियल है, करंट अफेयर्स है, इट इज सो वास्ट दैट यू नीड टू हाईलाइट व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड. वॉट नॉट टू रीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अदरवाइज आपके सोर्सेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है. अलॉन्ग विद द सिलेबस, द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यूपीएससी का PYQs. सो प्रीलिम्स के लिए मैंने किया था कि 1995 से अभी तक के लिए जो भी यूपीएससी के PYQs है उसका आप कोई बुक खरीद लीजिए, एंड अगर जब आप उसको पढ़ेंगे PYQs को, उसके साथ साथ उसके जो ऑप्शंस होते हैं, यू नीड टू स्टडी ऑप्शंस एज वेल. क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सालों बाद सेम ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सेम इज रिफ्लेक्टेड इन क्वेश्चंस और ऑप्शंस ऑफ द अदर प्रीलिम्स एग्जाम. सो वो आपके पॉइंट्स कवर कर देंगे. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली यूपीएससी डिमांड्स, हाउ यूपीएससी आस्क्स द क्वेश्चन एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू. व्हेन यू विल बी कंफर्टेबल विद दिस थिंग्स, यू विल नो व्हाट एग्जैक्टली टू रीड एंड हाउ टू रीड. तो पहले आप करेंगे कि एक बार तो आप सारा जो चीज़ें हैं, बेसिक NCERTs जो है वो आप पढ़ लेंगे. तो जब फर्स्ट रीडिंग होगा, डो नॉट ट्राई टू स्ट्रेस आउट मच. पहले जो फर्स्ट रीडिंग जो होगा तो बेसिक आइडिया लेने के लिए आप पढ़ेंगे. देन सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग जो होगा उस पर फोकस करिए कि अंडरस्टैंडिंग पे. जो NCERTs आप पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हाट पॉइंट्स टू फोकस ऑन, इसका आइडिया आपको लगेगा PYQs से. एंड सेकेंड थिंग कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ लेंगे तो उस पे रिलेटेड जो भी मेंस का PYQs पूछा गया है, यू ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन. तो उससे आपको ये भी पता चलेगा कि मेंस के लिए व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ यूपीएससी. तो ऐसे करके आप अगर स्टडी करोगे तो कॉम्प्रिहेंसिवली एक टॉपिक कवर हो जाएगा. सेकेंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इस कि आपकी बुक लिस्ट, आपकी बुक लिस्ट बहुत कंसाइज होनी चाहिए. डू नॉट रन बिहाइंड द मल्टीपल सोर्सेज, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू.
बिकॉज कभी कभी क्या हो जाता है, कोई एक रैंडम सोर्स से एक क्वेश्चन आ गया है, लेट्स से प्रीलिम्स में आ गया, मेंस में आ गया, तो उसके लिए वही सोर्स से जाके पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव कोई भी एक टॉपर का बुक लिस्ट आप फॉलो कर लीजिए, जो भी आप कंफर्टेबल हो, एंड ट्राई टू कीप इट एज कंसाइज एज पॉसिबल। एंड once you are done with your book list, then there are 3 R's which are important. First, read multiple times, then revise multiple times, and then reproduce. Reproducing is very important. Why? Because हम लोग इतना पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स, कोड्स, बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे, अच्छे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, बट इफ सेम इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर्स, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो 3 R's ऑफ दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेंस स्पेशली। दूसरा चीज़ है कि आपको जो भी पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उसको सिलेबस के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सिलेबस में आपका टर्म है कि इंक्लूसिव ग्रोथ, देन योर न्यूज़पेपर में आप पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ आपको रिपोर्ट मिल गया, डेटा मिल गया, लेट्स से ऑक्सफैम का कोई रिपोर्ट मिल गया, सो ट्राई टू इंटरकनेक्ट विद दैट एंड ट्राई टू बी इनोवेटिव एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिलेटेड कुछ लिखना है, या फिर आपको स्टार्टअप रिलेटेड कुछ लिखना है इंडिया में, तो अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एफर्ट्स यू कैन ऐड प्राइवेट एफर्ट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, शोज लाइक शार्क टैंक इंडिया, तो ये अगर आप एग्जाम्पल की तरह लिखेंगे, योर आंसर विल लुक डिफरेंट, दे विल बी सम नॉवेल्टी। सो ट्राई टू बी इनोवेटिव, ट्राई टू बी नेचुरल, एंड डोंट लूज योर नेचुरल वे ऑफ राइटिंग। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी मेंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, तो जो फीडबैक हम लोगों को मिलता है, दैट फीडबैक इज ऑलमोस्ट, अगर लेट्स से कोई पर्टिकुलर ABC कोचिंग के पास 5000 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो वो स्टैंडर्ड उनके इनपुट्स होते हैं। इफ़ यू ट्राई टू फॉलो दैट फीडबैक टू द वर्ड, तो यू विल लूज योर ओरिजिनलिटी। दैट इज, आई थिंक, अगर आप सबकी तरह लिखेंगे, सबको अगर 4 मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 10, तो सबको 4 ही मिलेंगे, बट आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइट फॉर द हाफ मार्क्स। अगर 20 क्वेश्चन में अगर आपको हर इसमें आप आपके जनरल एवरेज जो कंपटीटर है उसके अगर हाफ मार्क्स अगर ज़्यादा ले रहे हो आप, सो यू आर स्कोरिंग 10 प्लस देन द एवरेज, एंड दैट ड्रास्टिकली improves your chance of getting selected in final list. So that is the second thing. The third important thing I want to highlight is how to study. आपके पास लिमिटेड टाइम होता है एंड शेड्यूल बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो उसको कंप्लीट कैसे करें? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टू हैव अ प्लान शेड्यूल। लेट्स से आपको टारगेटेड स्टडी करना है, आपको टाइम टेबल बनाना है। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, लेट्स से आई वांट टू फिनिश माय पॉलिटी इन 15 डेज, तो 15 डेज में पॉलिटी करना है। लेट्स से यहाँ पे 50 चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करने हैं, तो एक दिन मुझे कितना पढ़ना है, तो एक दिन में से मैं कितना आवर्स पढ़ रही हूँ, लेट्स से मैं 12 आवर्स पढ़ रही हूँ, तो उसके में आवर वाइज उसमें डिवीजन होना चाहिए। मैं जब टाइम टेबल बनाती थी अपना, मेरा लाइब्रेरी में सिटिंग टाइम कितना होगा, उसमें से मेरा ब्रेक टाइम कितना होगा, उसमें से मैं लेट्स से मुझे कुछ हॉबी में एंगेज करना है, या फिर मुझे कुछ वेब सीरीज देखनी है, या फिर आई जस्ट वांट टू गो आउट एंड हैव फन, तो उसके लिए भी मैं टाइम डेजिग्नेट कर देती थी। बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी, यू कैन नॉट से लाइक कि मैं रोज़ 15 घंटे पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, दैट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। तो आपको आपके दिमाग को प्रोडक्टिव रखने के लिए यू हैव टू एंगेज इन सम एक्स्ट्रा करिकुलर, वॉक कर लीजिए, सॉन्ग सुन लीजिए, या फिर वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, जो आपका मन करे, क्योंकि दिमाग की प्रोडक्टिविटी पीक पे रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना ब्रेक्स भी उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेती थी। लेट्स से मैंने 2 आवर्स पढ़ लिया, उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक चाहिए, तो यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियोस देख लो, या फिर लंच किया है, डिनर करने है, उसके बाद स्लीपी फील होता है तो थोड़ा 15 मिनट का वॉक कर लो। सो दिस स्मॉल थिंग्स मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। आई फेल्ट दैट ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। And the next thing is like it's UPSC, so you definitely have to hard work, but hard work के साथ you have to be very smart. You have to be smart in selecting what sources you are selecting. You have to be smart कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आप कौन से चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज आजकल इतना इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल हो रहा है, हर जगह पे मेंटरशिप, हर जगह पे फीडबैक अवेलेबल है। तो व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट टू चूज, यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव अबाउट दैट। 10 जगह से इनपुट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 इनपुट्स को फॉलो करेंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, एंड उसके अकॉर्डिंग आप फीडबैक को लीजिए कि लाइक दीज आर द 3-4 पॉइंट्स एंड दीज आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट, एंड बस उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट, बिकॉज यू कैन नॉट बी लाइक कि आज मैं 18 आवर्स पढ़ लूँगा एंड कल पूरा दिन सो लेंगे। यूपीएससी में इज़ नॉट पॉसिबल। आप 8 घंटे पढ़ सकते हैं, 8 ही घंटे पढ़िए, बट जस्ट हैव द कंसिस्टेंसी, हैव योर शेड्यूल, एंड आपका शेड्यूल भी ऐसा होना चाहिए। तो ट्राई टू सिंक इट विद द टाइम टेबल ऑफ यूपीएससी एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स आपका 9:30 शुरू हो रहा है, आपको अगर प्रीलिम्स का टेस्ट भी देना है
तो यू प्लान योर शेड्यूल लाइक दैट कि आप 9:30 में ही प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा प्रीलिम्स होता था उसके 1 महीने पहले से प्रीलिम्स का 2 पेपर होता है, सुबह एक जीएस का होगा, देन आफ्टरनून सेशन में सीसैट का होगा। तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम ओनली आई विल बी गिविंग माई टेस्ट सीरीज। इससे क्या होता है, वो ब्रेन का एक रिदम बन जाता है एंड आपका दिमाग फिर उसी तरह से वो टाइमिंग पे चलने लगता है। अगर आप दोपहर में सोने की आदत डाल दोगे तो एग्जाम के दिन भी आपको नींद ही आएगी। तो इसीलिए आप टाइमिंग जो है, आपके स्लीप साइकिल जो है वो अगर आप रात में पढ़ते दैट्स फाइन, बट एग्जाम के 1 महीने पहले आप वो करेक्ट कर लीजिए। अलॉन्ग विद द बेसिक सिलेबस, अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन इज करंट अफेयर्स। हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन एज बाय द एस्पिरेंट्स। सो मैंने ओनली IAS चैनल को फॉलो किया था। उसके 2 वीडियोज आते थे डेली, एक एडिटोरियल का एंड एक प्रीलिम बूस्टर वाला। आई यूज्ड टू रीड द हिंदू फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वो डेली 2 वीडियोज मैं फॉलो कर लेती थी एंड उसके बाद आई यूज्ड टू मेक माई ओन नोट्स। तो उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स का एक बुक बना लिया था, उसमें 4 सेक्शंस थे ऑलरेडी, तो उनको GS वाइज मैंने GS 1, 2, 3, 4 ऐसे डिवाइड कर लिया था। एंड फिर जो भी मैं पढ़ती थी तो जो भी GS से रिलेटेड होगा मैं उसमें वो डेली का नोट्स कर लेती थी। एंड वो नोट्स बनाने का भी एक स्ट्रैटेजी था ताकि कोई भी दिन, लेट्स से आपने एडिटोरियल पढ़ा तो उसमें से ऐसे नहीं कि उसका 10 लाइन का समरी लिख देंगे, जस्ट 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू फील कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिख लेंगे। ये करंट अफेयर्स के लिए था। एंड देन अलॉन्ग विद दिस, जब प्रीलिम्स होता था या मेंस होता था उसके पहले मुझे जो भी टॉपिक्स में लगता था कि ये चीज़ों का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी हो गया या फिर इन्वायरमेंट हो गया, सो मैं विजन का जो मेन 365 था या फिर PT 365 था उसमें से मैं अपने जो भी करंट अफेयर्स का सोर्सेज पढ़ा है उसमें मैं एड ऑन कर लेती थी। एंड प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज जो है मैं ऑलमोस्ट 40-50 टेस्ट देती थी एंड वो भी 2-3 डिफरेंट कोचिंग सोर्सेज से देती थी। बिकॉज अगर आपने एक ही कोचिंग का लेट्स से 50 टेस्ट दे दिया तो उसमें से आपका वो पैटर्न बन जाता है, आपको खुद समझ में आने लगता है कि अच्छा ये आंसर इस तरह से फ्रेम किया गया है। तो टू अवॉइड दैट 2-3 डिफरेंट सोर्सेज का टेस्ट सीरीज उठा लीजिए। एंड टेस्ट सीरीज आप दो या नहीं दो दैट डजेंट मैटर, बस सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका UPSC का जो PYQs है, UPSC का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। एंड अगर आपको आंसर करना है कोई भी क्वेश्चन को तो एलिमिनेशन इज अ ट्रिक। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन आ गया उसमें से अगर आपने एक ऑप्शन अगर एलिमिनेट कर दिया तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। बट आजकल जिस तरह से UPSC क्वेश्चन पूछ रही है दैट ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर इज करेक्ट, तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक ज़्यादा वर्क नहीं करती है। सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन रिवाइजिंग, क्योंकि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एंड सेकेंड थिंग इज मैगजीन्स आई फॉलोड। तो मैंने बस योजना मैगजीन रीड किया था एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिलेक्टिवली। तो जो भी योजना आता है उसका एक थीम होता है, टॉपिक होता है। आई यूज टू चूज द योजना टॉपिक बेस्ड अपॉन व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट टॉपिक। लेट्स से कोई योजना आई है डिजिटल इंडिया पे, सो आई नो दैट आई कैन यूटिलाइज दिस फॉर GS 1, 2, 3, 4 इन ऑल द GS। सो ऐसे टॉपिक को पिक करिए एंड यू डोंट हैव टू रीड इट फ्रॉम फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट। First read the editorial page and then just go through it selectively and just make a notes in 4-5 hours. You should be done with it. Don't focus कि योजना word to word करना है, आपको इसको by heart करना है. But the purpose is just to add the value to your answers and to have some authentic government data. Other than this, I haven't read any magazine. Next, I would like to talk about mains answer writing. सो जब मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए शुरू में बहुत इनर्शिया आता है, तो क्योंकि समझ नहीं आता है कि कैसे करें। तो सबसे पहले मेंस का आंसर राइटिंग भी करेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि गो थ्रू द PYQs। मैंने 2013 से लेकर 2019 तक जितने भी PYQs थे GS ऑप्शनल सब के सब मैंने लिखे थे अपने आंसर्स में। वो मैं इसलिए लिख पाई क्योंकि मेरे 4 अटेम्प्ट्स लग गए थे, तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम। तो आई वुडंट सजेस्ट कि आप भी सारे लिखिए, बट एटलीस्ट फॉर 4-5 ईयर्स यू कैन ट्राई टू राइट और एटलीस्ट हैव अ मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ दोज क्वेश्चन। बिकॉज इससे आपको ये पता चल जाएगा कि UPSC किस तरह से क्वेश्चन पूछती है। बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। You can write excellent answer, but if it doesn't fulfill the demand of the question, then it's of no use. So what is asked and what is expected of you to write, that is very important. तो इसीलिए PYQs बहुत important है. So what you can do for answer writing is just read one topic and look at the PYQs.
सो बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर स्टार्ट करना है तो डेली बस 2 क्वेश्चन करिए। आप टाइमर लगा दीजिए कि 10 मार्क करें तो 6 to 7 मिनट में आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 12-13 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। तो टाइमर लगाइए, 2 क्वेश्चन बस लिखिए एंड देन सेल्फ एनालिसिस करिए। एंड जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे देन आप आइडेंटिफाई करिए सबसे पहले कि आपने डिमांड मीट किया है नहीं। देन सेकेंड चीज़ इज आपके नोट्स में कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आप उसमें ऐड कर सकते थे। कोई डेटा है, रिपोर्ट है, कोई कोट है जिससे आपका आंसर और अच्छा हो सकता था। सो आई यूज टू टेक अ रेड पेन एंड आई यूज टू राइट देयर इटसेल्फ कि ये चीज़ें ये है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नेक्स्ट टाइम आएगा तो दिस पॉइंट शुड बी देयर, ये ग्राफ वहाँ पे बनना चाहिए, ये फ्लो चार्ट वहाँ पे होना चाहिए। सो दैट इज द थिंग। एंड थर्ड थिंग इज अगर आपके पास वो कंटेंट नहीं है तो आप क्या करेंगे कि यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में जो भी टॉपिक है तो टॉपिक वाइज आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए कि अगर उस पर 250 वर्ड्स का कोई क्वेश्चन आए देन यू शुड बी एबल टू आंसर। तो ये नोट्स 250 वर्ड्स के लिए होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी कवर्ड फ्रॉम दी बेसिक बुक्स एनसीईआरटीज एंड जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ पावर और हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ, सोशल जस्टिस एक्सेट्रा, जो टॉपिक्स है या तो आप कोई मैगजीन उठा लीजिए या फिर मोस्टली टॉपर के टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप वहाँ से वो डायरेक्टली उठा सकते हैं। एंड जब आप आंसर करेंगे तो आपका आंसर डाइवर्स होना चाहिए, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होने चाहिए। करंट अफेयर्स से अगर आप सेम टॉपिक को लिंक कर सके दैट इज़ गुड। एंड आप जब एंड करेंगे आंसर देयर शुड बी वे फॉरवर्ड एंड पॉजिटिव कंक्लूजन। उसमें आप एसडीजीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर कोई भी कोड जो आपको अच्छा लगे उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। सो ऐसे डेली 2-2 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आप फिर उसको बढ़ाइए। 2 क्वेश्चन के साथ कंफर्टेबल हो गए देन ट्राई टू राइट 5 आंसर्स डेली। एंड जब मेंस होगा उसके पहले फुल लेंथ टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है एंड वो भी विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि वो पेपर फिनिश नहीं कर पाते हैं। तो वो बोलते हैं कि हम लोग टेस्ट सीरीज में 17-18 हो रहे हैं, एक्चुअल एग्जाम में हम लोग कर देंगे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप ट्राई कीजिए कि 2.55 आवर्स में टेस्ट देने का ट्राई कीजिए, उसमें आप कंप्लीट कीजिए एंड पेपर को भी स्ट्रैटेजाइज करिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कौन से लास्ट के लिए छोड़ने हैं। जैसे कि 20 क्वेश्चन है उसमें से 2 क्वेश्चन आपको थोड़ा सा उनमें कम पता है, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन तो किसी को भी बहुत अच्छे से नहीं आते। जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 7-8 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं कि जिसमें आपको लिमिटेड या फिर थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे कि उसमें कुछ भी नहीं पता है बट यू डोंट हैव टू लिव एनीथिंग। तो जो 2-3 क्वेश्चन हो गए जिसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर भी उससे रिलेटेड आपको जो कोई इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा डायग्राम कुछ पता है, कुछ फ्लो चार्ट पता है, कुछ मैप पता है, देन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट इन दैट आंसर एंड ट्राई टू फिनिश इट विद इन द टाइम लिमिट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Another approach for mains answer writing is you can take up any topper copy which is checked and फिर same question आप भी लिखिए and then try to compare your answer with the topper's copy and try to compare कि कितने diverse point आए हैं, आपने क्या उसमें add on करना चाहिए था, या फिर आपको आंसर स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम आई है या फिर डिमांड अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कंपेयर करके आप लिख सकते हैं। आपको पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ्स में लिखना है, दैट इज़ योर पर्सनल चॉइस। बट जीएस में जनरली आप अगर पॉइंट में लिखेंगे तो कम वर्ड्स में आप बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉइंट्स लिख पाओगे। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड देन मेंस का स्टडी स्ट्रैटेजीज कैसे करें। अगर आप जीएस का स्कोर्स देखोगे तो 4 जीएस जो है इसमें आप बहुत भी मेहनत करोगे तो 5-10 मार्क्स से बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मार्क्स इंप्रूवमेंट का स्कोप उसमें नहीं होता है। तो 3 चीज़ें जो है जो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, वो होता है कि एथिक्स, एसे एंड योर ऑप्शनल। ऐसे में आपको 90 मार्क्स भी मिल सकते हैं, ऐसे में आपको 150 मार्क्स भी मिल सकते हैं। सेम द केस विथ योर ऑप्शनल, उसमें 300 प्लस भी आ सकते हैं, 200 से नीचे भी आ सकते हैं। सो 50-100 मार्क्स का ये गेम होता है। सो ये 3 चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एंड मेनी एस्पायरेंट्स आस्क अबाउट शुड वी गो फॉर द ग्रुप स्टडीज और नॉट, और हाउ मच इम्पोर्टेंट द ग्रुप स्टडी इज़। So I was fortunate enough that I have a very good friend circle with whom I could do daily answer writing practice. They were sincere enough. तो there is a basic thumb rule कि आपको group study करना है या नहीं करना है. If the average productivity of group is greater than your individual productivity, only then go for the group studies. Otherwise group में जाके if आपका टाइम पास हो रहा है या फिर लो प्रोडक्टिविटी हो रही है, अदरवाइज कि आप unnecessary political discussions में जा रहे हैं, तो ऐसे ग्रुप स्टडीज का कोई फ़ायदा नहीं है। देन यू स्टडी ऑन योर ओन। सो दिस वाज अ बेसिक अबाउट यूपीएससी स्ट्रैटेजी।
but along with the study there are few important topics. The first one is I have seen that many of my friends struggling for the mental health. So taking care of yourself, your mental health, is very important because UPSC is a very demanding exam. You have to stay focused, you have to stay motivated, you have to sacrifice a lot of things. So keeping yourself happy and healthy is your responsibility. And most important thing is UPSC is not larger than your life. कोई भी एग्जाम को अपने से खुद से बड़ा मत बनाइए. इफ यू फेल, ट्राई टू आइडेंटिफाई व्हाई यू फेल्ड, ट्राई टू इम्प्रूव. एंड अगर आपको ऐसा लगे दैट यू हैव गिवन एवरीथिंग व्हाट यू कैन एंड उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो ट्राई टू एक्सप्लोर दी अदर ऑप्शंस, बिकॉज देर इज़ नो शेम इन एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस. क्योंकि यूपीएससी का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, प्रीलिम्स का अगर फॉर्म 7 लाख 8 लाख लोगों ने भरा है तो फाइनली इसमें आने वाले लोग हैं 700 800. So it's very important that you need to understand when to stop. क्योंकि UPSC is a mean. It is a mean for the happy life. It's not end in itself. तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको स्टेट पीसेस में जाना है या फिर कोई और जॉब करना है, then try to explore that option as well. Many aspirants ask me कि ma'am, should we stop this journey of UPSC? Should diversify our attempts or should we look for other options? So फर्स्ट थिंग इज आप अपना बेस्ट दीजिए. कोई अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो इतना पढ़िए कि इफ़ यू लुक बैक यू शुड नॉट हैव एनी रिग्रेट्स कि यार ये कर लेते तो हो जाता, वो कर लेते तो ये हो जाता. एंड वंस यू आर डन विद दैट देन आपको एक टाइम फ्रेम दीजिए कि मैं नहीं 3 साल में करूँगी, 4 साल पे करूँगी, 2 साल में करूँगी या फिर 1 ही साल में करूँगी. वॉट एवर अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटीज यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ. एंड इफ इट्स नॉट हैपनिंग देन आई वुड लाइक टू से कि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करिए. क्योंकि यूपीएससी इज नॉट लाइफ इटसेल्फ, इट्स अ मीन टू लिव एन हैप्पी लाइफ. तो दैट शुड बी योर एम. तो यू शुड नो फॉर योर सेल्फ. किसी प्रेशर में मत लीजिए, खुद के लिए आप डिसाइड कीजिए कि मुझे अभी क्विट करना है. आई वॉन्ट टू डाइवर्सिफाई माई ऑप्शंस. क्योंकि यूपीएससी में सक्सेस रेट इज़ वेरी लो एंड कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया कि लक फैक्टर ऑल्सो प्लेज अ रोल. एंड लास्टली आई वुड लाइक टू से कि यूपीएससी का जो मेरा जर्नी था, इट वाज लाइक 4-5 years ऑफ लॉन्ग जर्नी विच आई हैडंट इमेजिन. क्योंकि जब मैंने विप्रो छोड़ा था तो मैंने डिसाइड किया था कि 2 अटेम्प्ट्स में मैं कर लूँगी, बट मुझे 4 अटेम्प्ट्स लग गए यूपीएससी क्लियर करने के लिए. एंड दैट वाज अ वेरी लॉन्ग आर्डुअस जर्नी ऑफ 4-5 years. सो व्हाट केप मी गोइंग वाज सेल्फ मोटिवेशन. आपको वो अंदर से पैशन आना चाहिए कि नहीं मुझे करना है, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग विच कैन कीप यू गोइंग एंड मोटिवेटेड. एंड एक कोट था जो मेरे फ्रेंड ने मेरे से शेयर किया था कि बी लाइक वाटर. जैसे बहता हुआ पानी कोई भी ऑब्स्टिकल्स आए उसमें से अपना रास्ता बना लेता है, यू हैव टू बी लाइक दैट. जस्ट बी वाटर, कीप फ्लोइंग, मेक योर पाथ थ्रू द रॉक्स एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.